जो गठबंधन दल के नेता एक दूसरे को ही सम्मान और इज्जत ला दे, वो आपको और मुझे क्या सम्मान और इज्जत देंगे पूछे। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मटिहानी की जनता ने पूरा प्यार, पूरा आशीर्वाद देने का काम किया। बिहार की चुनावी राजनीति में एक चिराग जल रहा है। यह चिराग किसकी सत्ता के महल को रोशन करेगा या किसके घर में आग लगाएगा, या फिर इस चिराग से ही बिहार के चुनाव की बाजी पलटेगी। क्या यह चिराग हो सकता है बिहार का बाजीगर? मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। आप देख रहे हैं बिहार के बाजीगर। आज हम एक और बाजीगर आपके लिए लेकर आए हैं। रसातल में मिल चुकी अपनी राजनीति को अंधेरे से उजाले में लाने का हुनर जिस चिराग को आता है, वो चिराग हैं चिराग पासवान। चिराग के पास उनके पिता रामविलास पासवान की विरासत है, तो बिहार का मुख्यमंत्री बनने का एक दबी हुई हसरत भी। इसीलिए इस चुनाव में वो जिस तरह ताल ठोक रहे हैं, उससे लग रहा है कि चिराग लड़ रहे हैं बिहार का बाजीगर बनने की लड़ाई। चिराग पासवान का पूरा व्यक्तित्व 3 हिस्सों में बटा हुआ है। रामविलास पासवान का बेटा, एक फिल्म का अभिनेता और बिहार में खेला करने के लिए बेताब एक राजनेता। इस वक्त चिराग पासवान मोदी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। उनकी पार्टी के 5 सांसद हैं। एनडीए सरकार में उनके 5 सांसदों की काफी अहमियत है, लेकिन चिराग की दोनों आंखें इस वक्त लुटियन के दिल्ली पर नहीं, पटना के एक अणे मार्ग पर टिकी हैं। ये दूसरी बात है कि चिराग पासवान लगातार 2 बातें करते आ रहे हैं। पहली बात कि वो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और दूसरी बात कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये चुनाव हम सब के लिए, एक एक बिहारी के लिए और एक एक बिहारी परिवार के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा तो मैं ये भी आप लोगों को बताऊं कि चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। हर सीट पर चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ूंगा। पिछले 20 साल में बिहार की चुनावी राजनीति कई करवट बैठ चुकी है। इसमें बिहार विधानसभा के चुनावों में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि नीतीश कुमार की जेडीयू और रामविलास पासवान और चिराग पासवान की एलजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी हो। 2005 के मार्च महीने में नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे और एलजेपी यूपीए में होकर भी बिहार में अकेले चुनाव लड़ रही थी। 2005 के नवंबर में भी इसी तरह नीतीश एनडीए के नेता थे और एलजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा था। 2010 में नीतीश एनडीए के नेता थे और रामविलास पासवान की पार्टी का गठबंधन आरजेडी के साथ था। 2015 में दृश्य बदल गया और नीतीश कुमार लालू के साथ महागठबंधन में चले गए और पासवान बीजेपी के साथ एनडीए में आ गए। 2020 में नीतीश फिर एनडीए में आ गए, लेकिन एनडीए में होकर भी चिराग पासवान ने बिहार का चुनाव अकेले लड़ा। इस बार चिराग के विरोधाभासी बयानों के बीच तीसरा बयान ये है कि वो पहली बार नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार मैं अकेले में चुनाव लड़ा था। वो एक ऐसा परिस्थिति उस वक्त ऐसी थी जब मैं एनडीए गठबंधन से मैंने स्वतः बाहर होना मैंने स्वीकारा और उस वक्त 137 सीटों पर मैंने उस वक्त चुनाव लड़ा। चुनावी दृष्टि से अगर जीत हार देखी जाए तो सिर्फ एक ही हम लोग का विधायक जीता, बट पार्टी को लगभग 6% का मत उस वक्त हासिल हुआ। पर वो परिस्थिति अलग थी। आज की तारीख में जब मैं मजबूती से एनडीए गठबंधन के मैं साथ हूं
तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मेरे चुनाव लड़ने से एनडीए गठबंधन के भीतर का कोई समीकरण खराब हो। विपक्ष में जरूर इस बात को लेकर खलबली है। दरअसल 2020 का चुनाव चिराग का पहला चुनावी इम्तिहान था। चुनाव नवंबर महीने में हुए थे, जबकि अक्टूबर में ही रामविलास पासवान का देहांत हो गया था। ऐसे में वो चुनाव चिराग के लिए पहली चुनौती थी। हालांकि चिराग पासवान को तब तक इस बात का श्रेय बार बार मिल चुका था कि उनके ही कारण 2014 में एलजेपी का बीजेपी के साथ गठबंधन हो पाया था। और खुद चिराग ये बात बार बार कहते रहे हैं कि वो तो पहले से ही चाहते थे कि कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ जाना एलजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस भी अलायंस में रहे, इस बात को मुझे लगता है आप सब भी स्वीकारेंगे। आप सबने भी उनको एक लंबे समय से राजनीतिक जीवन में देखा है। सबसे ऑनेस्ट अलाई के तौर पर वो हर गठबंधन में रहे हैं। अगर मैं इससे पहले के भी गठबंधन की बात करूं, जब हम लोग यूपीए के साथ थे, आखिर तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यही चाहते थे कि हम लोग यूपीए के साथ रहें और वहां पर हम लोगों का सीटों को लेकर समझौता हो जाए। पर अगर मैं 2014 के चुनाव की बात करूं, मार्च में नोटिफिकेशन आने वाला था चुनाव का, फरवरी तक हम लोग की सीटों को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई। निरंतर हम लोगों की सोनिया जी से मुलाकात होती रही, राहुल जी से मिलने का हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, उनसे मुलाकात नहीं हुई। हैविंग सेड दैट, मैं जरूर इस बात को चाहता था, क्योंकि तब तक मुझे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल गई थी और तमाम हमारी पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता थे वो ये जरूर चाहते थे कि क्योंकि इस अलायंस में हम लोग को सम्मान नहीं मिल रहा है, हम लोग को ऑल्टरनेटिव अलायंस के साथ जाना चाहिए। 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले रामविलास पासवान का रुझान यूपीए की तरफ था। इसके लिए उन्होंने चिराग पासवान के साथ ही जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात भी की थी, जो उस वक्त कांग्रेस की अध्यक्ष थी। सोनिया गांधी ने पासवान से कहा कि वो राहुल गांधी से मुलाकात कर लें, लेकिन राहुल गांधी से मिलने के लिए समय ही नहीं मिला। हालांकि 2013 के खत्म होते होते कांग्रेस के प्रति देश में नाराजगी साफ साफ दिखने लगी थी। रामविलास पासवान भी इसको महसूस कर रहे थे, फिर भी वो कांग्रेस के साथ ही जाना चाहते थे। लेकिन राहुल गांधी की बेरुखी से आहत और बदलाव की राजनीति की आहट को भांपकर चिराग ने अपने पिता को समझाया कि समय बीजेपी के साथ जाने का है। उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी से पासवान का बिहार में 7 सीटों पर गठबंधन हुआ और पासवान ने उनमें से 6 सीटें जीत ली। इस शानदार जीत का नतीजा ये हुआ कि पासवान मोदी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री बन गए। उससे पहले पासवान वीपी सिंह, एचडी देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकार में भी मंत्री रह चुके थे। सरकार चाहे किसी की रही हो, लेकिन पासवान के हर सरकार में मंत्री बन जाने के इसी हुनर के कारण लालू यादव उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहते थे। रामविलास जैसा आदमी, ऐसा मौसम वैज्ञानिक दुनिया में नहीं। रामविलास पासवान ने लगातार केंद्र की राजनीति की, लेकिन चिराग पासवान अपनी राजनीति की धुरी बिहार को बनाना चाहते हैं और इसके लिए जरूरी है कि बिहार में सत्ता की राजनीति ओबीसी से दलित की तरफ शिफ्ट हो। 1990 में बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री बने और उसी साल मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई। वीपी सिंह सरकार के मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के फैसले ने देश के राजनीतिक व्याकरण को बदल दिया। यहाँ तक कि बिहार में भी सत्ता की कुंजी अब पिछड़ों के हाथ में आ गई। लालू यादव उनके सबसे बड़े नेता बनकर उभरे, जिसके कारण 2005 तक उनकी या उनकी पत्नी राबड़ी देवी की सरकार चली। लेकिन उसी दौरान लालू यादव से लोगों की नाराजगी के बावजूद बिहार की राजनीतिक दीवार पर यही इबारत लिखी थी कि नेतृत्व अब पिछड़ों के हाथ में होगा। तब से अब तक बिहार में नीतीश कुमार ही राज कर रहे हैं। बीच में जीतन राम मांझी के रूप में एक दलित नेता को 9 महीने मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तो वो दलित चेतना का विस्तार नहीं बल्कि नीतीश कुमार की राजनीति की छाया भर थे। अब चिराग पासवान दलित राजनीति का उभार बनकर खिलना चाहते हैं। उसी दौरान लालू यादव से लोगों की नाराजगी के बावजूद बिहार की राजनीतिक दीवार पर
यही इबारत लिखी थी कि नेतृत्व पिछड़े वर्ग के हाथों में होगा। तब से अब तक बिहार में नीतीश कुमार ही राज कर रहे हैं। इस बीच जितिन राम मांझी के रूप में भी एक दलित नेता को 9 महीने मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तो वह दलित चेतना का विस्तार नहीं बल्कि नीतीश कुमार की राजनीति की छाया भर थे। अब चिराग पासवान दलित राजनीति का उभार बनकर खिलना चाहते हैं। चिराग पासवान की पार्टी के बिहार प्रभारी और सांसद अरुण भारती ने चिराग से मांग की थी कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ें और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के हिसाब से किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से लड़ें। इससे पहले प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भी चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। चिराग की नजर बिहार की 19% दलित वोटों पर है। इनमें से जिस दुसाध जाति से चिराग पासवान आते हैं वो करीब 5.31% है। आमतौर पर वो वोट चिराग को ही जाता है। वहीं रविदास समुदाय के लोगों की संख्या करीब 2.25% है, जिनमें अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश चिराग की हो सकती है। एनडीए में अगर देखें तो बिहार में चिराग से बड़ा कोई दलित नेता आज दिखता नहीं। फिर चिराग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाव भंगिमा इनके बीच मजबूत भावनात्मक संबंधों की झलक दिखाती है। जब एलजेपी के 4 अन्य सांसदों के साथ चिराग के चाचा पशुपति पारस ने पार्टी तोड़ दी थी, तो अकेले होकर भी चिराग ने बीजेपी से तनाव नहीं बढ़ाया। पार्टी का नामो निशान छिन गया, बंगला छिन गया, फिर भी चिराग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बने रहे। एक ऐसा नेतृत्वकर्ता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ था, हूं और रहूंगा। तस्वीर को भी लेकर विवाद हुआ कि ये लोग हमारी प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगा सकते। मुझे कहीं तस्वीर नहीं लगानी है, मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। मैं उनका हनुमान हूं, हनुमान की तरह चीर के देख लें मेरा सीना, मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। काफी समय से इस नारे के साये में चिराग पासवान अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। 2021 में पार्टी में टूट के बाद जब चिराग अकेले पड़ गए तो सबको लगा कि उनकी राजनीतिक पारी खत्म होने वाली है। लेकिन चिराग ने न धीरज खोया न राजनीतिक हड़बड़ी दिखाई। नतीजा ये हुआ कि चिराग के चाचा पशुपति पारस मंत्री भले बन गए, लेकिन बिहार में रामविलास पासवान की विरासत के वारिस वो नहीं है बल्कि बेटे चिराग हैं। बीजेपी को समझ में आ गया कि जीत का सोना बनाने वाला पारस तो चिराग ही है। इसलिए बीजेपी ने समझौता चिराग से किया, पारस से नहीं। चिराग को लड़ने के लिए 5 सीटें मिली और उन्होंने 5/5 सीटें जिताकर खुद को सही साबित कर दिया। बिल्कुल हम लोग के लिए गर्व की बात है। 100% हम लोग का स्ट्राइक रेट रहा है। 5 सांसद हम लोग लड़े, 5 के 5 जीते। आज तमाम सांसदों ने शपथ ली है और मजबूती से उनका साथ देने यहाँ पर मेरा पूरा परिवार आया है। मैं इतना जरूर मानता हूँ कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों में मिली शानदार जीत ने चिराग का हौसला और बढ़ा दिया। अब चिराग पासवान को लगता है कि वो विधानसभा के चुनावों में भी वही जीत दोहरा सकते हैं। इसलिए उन्होंने 243 में से 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा भी कर दिया। बल्कि इससे आगे वो बार बार दोहराते रहे कि पार्टी कहेगी तो खुद विधानसभा का चुनाव भी लड़ने के लिए तैयार हैं। जो लोग पूछते हैं कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, मैं और मेरी पार्टी एनडीए गठबंधन को मजबूती देने के लिए बिहार की 243 सीटों पे एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए चिराग पासवान हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ने का काम करेगा। चिराग पासवान सांसद हैं,
बल्कि इससे आगे मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे में एक कैबिनेट मंत्री का विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करना थोड़ा अचंभा लगता है। इसलिए ये सवाल है कि वो वाकई चुनाव लड़ेंगे या ये महज एक शिगुफा है। क्या चिराग ने खुद चुनाव की बात चर्चा में बने रहने के लिए की है? क्या इसके जरिए चिराग ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या चिराग नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने के लिए यह काम कर रहे हैं, या फिर अपना खेल बनाने यानी मुख्यमंत्री बनने के लिए चिराग की नजर पटना पर है? बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना तमाम नेताओं में है। चिराग में यह पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी तक पहुंची एक हसरत भी हो सकती है। उन्नीस 1990 में बिहार की राजनीति ने करवट ली जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने। उस वक्त 3 नेता बिहार के राजनीतिक आसमान में तेजी से चमके थे: लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान। लालू और नीतीश को मुख्यमंत्री बनने का मौका तो मिल गया, लेकिन पासवान को यह मौका नहीं मिल पाया। 2005 के फरवरी में हुए चुनावों में जब त्रिशंकु विधानसभा बनी तो पासवान की पार्टी को 29 विधायक मिले थे। पासवान तब मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी तो किंग की जगह किंग मेकर बन गए। उन पर लालू का दबाव था कि किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना दो, समर्थन दे देंगे। हर बीते क्षण के साथ पार्टी नए स्तर पर नए पड़ावों को पार कर हमारे नेता के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य में आगे बढ़ने का काम कर रही है। 20 साल बाद चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान के अधूरे सपने को अपनी आंखों में संजो कर बैठे हैं। हालांकि दलितों के बीच ही चिराग की वो स्वीकार्यता नहीं है जो उनके पिता रामविलास पासवान की थी। रामविलास पासवान संघर्षों से निकले थे। चिराग को रामविलास पासवान से विरासत में राजनीति मिली है। रामविलास पासवान ने बिहार में दलितों, खासकर दुसाध जाति को एक पहचान दी। चिराग पासवान उस पहचान के वारिस हैं। रामविलास पासवान ने विधायकी से राजनीति शुरू की और सांसद तक बने। चिराग ने सीधे सांसद बनने से राजनीति शुरू की। अब विधानसभा की तरफ उनका झुकाव दिख रहा है। लेकिन इस अंतर के बावजूद रामविलास पासवान और चिराग पासवान में एक अद्भुत समानता है कि राजनीति के मौसम को परखने में दोनों माहिर रहे। मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा बाबा, अगर मैं कोई भी ऐसी चर्चा सार्वजनिक मंच पे मैं पहले करूं और गठबंधन के भीतर मैं बाद में करूं। मुझे लगता है ये तमाम वो विषय हैं जो एक बार गठबंधन के भीतर इस पे चर्चा तय होने जरूरी है और फिर उसको सार्वजनिक 5 सांसद है ना आपके जी, तो 30 सीट तो चाहिए आप कम से कम आपको। या पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? मैं आपके पास कोई तो आंकड़ा होगा, कुछ तो तैयारी। जरूर आंकड़ा है, मेरे पास आंकड़ा है। मेरे पास सीटों की संख्या के साथ साथ सीटों का चयन है। मैं जानता हूं कि मेरी प्राथमिकता में कौन कौन सी सीट है जो मुझे चाहिए होंगी लड़ने के लिए, और इतनी स्वतंत्रता गठबंधन के भीतर हम लोग को जरूर मिलती है कि खुलकर हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए चिराग के बिहार चुनाव में इतनी दिलचस्पी को कोई हल्के में नहीं ले सकता। अब सवाल है कि बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी क्या चिराग पर सबसे बड़ा दांव लगा रही है, और अगर लगा रही है तो इसकी वजह क्या हो सकती है? बिहार में एनडीए की चुनावी राजनीति को डिकोड करें तो आप पाएंगे कि बीजेपी 3 बिंदुओं पर चिराग पर ज्यादा फोकस कर सकती है। पहला, एकमुश्त वोट बैंक। दूसरा, चिराग की प्रभावशाली युवा छवि। और तीसरा, नीतीश कुमार। माना कि 10 सालों में आप हमें सड़क, बिजली, पानी नहीं दे सके, पर कम से कम नीतीश जी हमारी सुख दुख की घड़ी में तो हमारे साथ खड़े रहा कीजिए। अब ये संयोग है या प्रयोग, लेकिन एनडीए में चिराग पासवान इकलौते नेता हैं जो लगातार कानून व्यवस्था के सवाल पर नीतीश सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक लेकर।
एक वक्त बिहार में लालू राबड़ी सरकार को बीजेपी और जेडीयू कानून व्यवस्था के सवाल पर ही घेरती थी। कानून व्यवस्था इस कदर ध्वस्त हो चुकी थी कि विपक्ष लालू राबड़ी राज को जंगल राज कहने लगा। उस आधार पर एनडीए को बहुमत मिला और 2005 के नवंबर महीने में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। नीतीश ने सुशासन का दावा किया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सरेआम हुई खून खराबे की घटनाओं में उनका सुशासन लथपथ है। इसमें विपक्ष के स्वर में चिराग का भी स्वर मिला हुआ है। हालांकि एनडीए के कुछ नेता कह रहे हैं कि चिराग को थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। यहाँ आज तक क्रिमिनल राइट नहीं हुआ, जातिगत राइट नहीं हुआ। हाँ, कुछ घटनाएं घटी तो आपने देखा कि पटना का कारोबारी की हत्या हुई और पकड़ा गया, उसको इनकाउंटर कर दिया गया। उनके राज में कभी कोई इनकाउंटर हुआ था? बिहार में कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर चिराग पासवान ने एक तीर से 3 निशाना लगाने की कोशिश की है। सबसे पहले अपनी छवि एक ऐसे नेता की बना ली जो जनहित के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करता। इसके साथ ही बिहार सरकार के खिलाफ विपक्ष के सत्ता विरोधी माहौल बनाने की कोशिशों को बहुत हद तक रोकने की कोशिश की और नीतीश सरकार पर सीधा हमला करके ये बताने की कोशिश की कि बिहार एनडीए में नई पीढ़ी का नेता तैयार हो चुका है। हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। तो हम तो कहेंगे चिराग जी को कि जल्दी से घोषित करवा लीजिए मुख्यमंत्री प्रशांत जी से। और प्रशांत जी, आप गांधी बन जाइए, छोड़िए राजनीति और चिराग जी को घोषणा करिए। नीतीश कुमार से चिराग पासवान का लव एंड हेट का नाता रहा है। इसलिए गठबंधन की मजबूरी में भले ही नीतीश कुमार चिराग के साथ हंसते मुस्कुराते मिलते हैं, लेकिन उनकी पार्टी का दर्द कई बार बाहर आ ही जाता है। दो 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से बाहर जाकर चुनाव लड़ा था। तब चिराग ने 137 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। चिराग के ज्यादातर उम्मीदवार जेडीयू के खिलाफ ही मोर्चा संभाले हुए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि 71 विधायकों वाले नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर आ गई। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक एलजेपी के कारण जेडीयू के 35 उम्मीदवारों को नुकसान हुआ। हालांकि चिराग को इससे फायदा नहीं हुआ और उनकी पार्टी सिर्फ एक ही सीट जीत पाई। चिराग के उस विधायक ने भी जेडीयू का दामन थाम लिया। वैसे ये आज तक साफ नहीं हो पाया है कि चिराग की नीतीश कुमार से खुन्नस क्या थी। हालांकि बाद में उन्होंने नीतीश से अपने संबंध अच्छे कर लिए, लेकिन चिराग ने अपने पिता की तरह लालू यादव और तेजस्वी से भी संबंधों का चिराग जला कर रखा है। ये दूसरी बात है कि बाहर वालों से नहीं, चिराग के घर में आग अंदर से ही लग गई। बिहार चुनाव के 7 महीने के भीतर ही चाचा पशुपति पारस ने विद्रोह कर दिया। उसके बाद से चाचा भतीजे के रिश्तों पर जमी कड़वाहट की बर्फ कभी पिघली ही नहीं। हाजीपुर जरूर मेरे पिता की परंपरागत सीट रही है और एक पुत्र होने के नाते मुझे लगता है मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मेरे पिता की गैर मौजूदगी में उनके तमाम अधूरे कार्यों को मैं पूरा करूं। तो मैं उस जिम्मेदारी से मैं भागूंगा नहीं और इस बात को मैंने हमेशा से प्राथमिकता दी है कि हाजीपुर की सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़े और इस बात को भी मैंने मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने मैंने रखा है। नहीं, उस सीट पर दावेदारी तो किसी का भी है वो गलत है। हाजीपुर मेरा कर्म भूमि है। मैं 77 से हाजीपुर की सेवा किया हूँ। स्वर्गीय हमारे बड़े भाई साहब जब राज्यसभा के सदस्य चुने गए तो उन्होंने अपने बेटे को बुला के नहीं दिया हाजीपुर का सीट, मुझको बुला के कहा, पारस तुम मेरा छोटा भाई हो, तुम पर जितना मुझको विश्वास है उतना दूसरे पर नहीं। तुम मेरे अधूरे सपने को हाजीपुर में पूरा करोगे। हाजीपुर की सेवा तुम 77 से करते आए हो, तुम ही मेरा उत्तराधिकारी हो। 21 जून 2021 सुबह जब चिराग पासवान की नींद खुली तो उनके सामने उम्मीदों का सूरज नहीं बल्कि नाउम्मीदी का स्याह अंधेरा पसरा हुआ था।
उनके सगे चाचा पशुपति कुमार पारस पार्टी में बगावत कर चुके थे। पार्टी में चिराग को छोड़कर 6 में से 5 सांसद बागी रास्ते पर थे। उनमें पशुपति पारस के अलावा चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज, खगड़िया से सांसद महबूब अली कैसर, वैशाली से सांसद वीणा देवी और नवादा से सांसद चंदन सिंह शामिल थे। चिराग जब बागी हुए चाचा को मनाने उनके घर पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने के लिए भी इंतजार करना पड़ा। शाम होते होते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एलजेपी के संसदीय दल का नेता पशुपति पारस को बना दिया, जो तब तक चिराग पासवान ही थे। उसके 1 महीने के भीतर ही पशुपति पारस मोदी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बन गए। माना गया कि एलजेपी में इस तोड़फोड़ के पीछे नीतीश कुमार का हाथ हो सकता है, जिनकी पार्टी का बंटाढार चिराग ने कर दिया था। रामविलास पासवान ने 1960 के दशक में अपनी राजनीति दलितों पिछड़ों की भलाई के लिए समाजवाद का रास्ता पकड़कर शुरू की थी, लेकिन जैसे जैसे उनका राजनीतिक ओहदा और असर बढ़ता गया, वैसे वैसे परिवार प्रेम भी। रामविलास पासवान खुद पार्टी अध्यक्ष रहे और केंद्र में कई बार मंत्री भी। उनके दूसरे भाई पशुपति पारस पहले विधायक बने, फिर सांसद, फिर मंत्री। एक और भाई रामचंद्र पासवान भी विधायक रहे, फिर सांसद बने। बेटा चिराग पासवान सांसद बने और आज मंत्री हैं। दामाद अरुण भारती भी सांसद हैं, जबकि भतीजे प्रिंस राज पासवान को रामविलास पासवान ने सांसद बना दिया था। लालू यादव की तरह ही रामविलास पासवान की राजनीतिक ट्रेनिंग भी कांग्रेस के वंशवाद विरोधी राजनीति की नर्सरी में हुई थी, लेकिन सत्ता और सुविधा की राजनीति का प्रवाह इतना तेज रहा कि आदर्श पानी की तरह बह गए। बच गया तो परिवार प्रेम। अपने पिता के उस वंशवाद और परिवार प्रेम का बचाव चिराग बहुत शिद्दत से करते हैं। पिताजी हमेशा इस बात को बोलते हैं कि जो व्यक्ति परिवार को एकजुट करके नहीं चल सकता, वो देश को एक साथ लेकर कैसे चलने की सोच रखता है। मुझे लगता है कि अगर इकट्ठा करने की अगर आप नींव की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट उदाहरण एक परिवार ही होता है। जब आप अखंड भारत की बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति अखंड परिवार ही नहीं रख पाए, अगर पूरे परिवार को एक साथ नहीं रख पाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो देश को एक साथ रखने की क्षमता रखता है। और पिताजी ने बहुत खूबसूरती से इस चीज़ को निभाया, जिस तरीके से उन्होंने अपने भाइयों का, परिवार के हर सदस्य का उन्होंने साथ दिया। तो ये मैं भी उनसे सीखता हूँ और यही चीज़ मैं पार्टी में भी इस्तेमाल करता हूँ। पार्टी को भी परिवार की तरह एक साथ रखने का प्रयास करता हूँ सब। जब तक रामविलास पासवान जिंदा रहे, एलजेपी में एक पत्ता भी उनके खिलाफ नहीं खड़कता था। 8 अक्टूबर 2020 को उनका देहांत हो गया। इससे इतना साफ था कि विरासत तो चिराग के पास ही आएगी। वही हुआ भी। चिराग पार्टी अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता भी बन गए। पासवान की मृत्यु के समय बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी। चिराग ने अपने पिता के निधन से सहानुभूति के वोट बटोरने की कोशिश की, लेकिन तभी ये वीडियो सामने आ गया, जिससे चिराग की बहुत फजीहत हुई। मैं एक काम करता हूँ, शुरू की लाइनें हैं ही, ठीक है, कट एडिट करेंगे। भाई एक सिंगल कैमरा ही शूट कर रहे हैं ना हम लोग, डबल कर दो क्या? सिंगल कैमरा से आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार को कहा जाता है कि अभी भी पिछड़ा प्रदेश है। एंड आई लॉस्ट द प्लॉट। दरअसल एलजेपी ने रामविलास पासवान से चिराग पासवान तक बहुत उतार चढ़ाव देखे। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2004 में एलजेपी को लोकसभा में 8.19% वोट और 4 सीटें मिली थीं। वहीं 2009 में 6.55% वोट मिले, लेकिन सीट एक भी नहीं मिली। 2014 में बीजेपी से गठबंधन में 6.4% वोट मिले और 6 सीटें मिली। 2019 में वोट बढ़कर 7.86% हो गए और सीटें 6। जबकि 2024 में उनके बेटे चिराग की पार्टी एलजेपी रामविलास को वोट मिले 6.47% और सीटें 5। वहीं विधानसभा की बात करें तो 2005 में फरवरी में हुए चुनाव में बीजेपी को 12.62% वोट मिले थे और सीटें मिली थी 29। वहीं अक्टूबर 2005 में चुनाव हुए तो वोट घटकर 11.1% हो गया और सीटें रह गईं 10।
अभिनेता से चिराग नेता बन गए। राजनीति के बॉक्स ऑफिस पर चिराग ने कभी सुपर हिट दिया तो कभी फ्लॉप भी हुए। अब देखिए कि बिहार चुनाव में चिराग अपनी पार्टी को कितना रोशन करते हैं। बिहार के बाजीगर में आज इतना ही। अगली बार किसी और बाजीगर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी हैं।